न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम पैनलिस्ट को सैमसन जावेद की तरफ से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे अक़लियत के मौजूदा इलेक्शन सिस्टम, अक़लियतों के लिए मौजूदा इलेक्शन सिस्टम, जनरल नशिस्तों और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में बाहसियत आज़ाद उम्मीदवार। और आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे लाहौर से जाहिद नज़ीर भट्टी साहब, बानी चेयरमैन पाकिस्तान माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 76 सालों से अक़लियतों के लिए इलेक्शन सिस्टम ऐसे ही है जैसे एक लेबॉर्ट्री हो और उन पे बार बार तजर्बात हो रहे हैं। कभी सिलेक्शन, फिर इलेक्शन, फिर सिलेक्शन, और आज तक हमारी कम्युनिटी किसी भी एक बात पर मुत्फिक नहीं हो सकी कि हमारे लिए सिस्टम कौन सा बेहतर है। यही है कि कुछ हम 4 दिन कह सकता हूं कि 4 दिन शोर होता है, बहुत होता है, और फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और अब जबकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं तो हमें कोई ना कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए। 2 रास्ते हमारे पास ऑलरेडी, पहले सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, फिर दोहरे वोट का आया, फिर एक और भी एक बात आ रही है कि हम आज़ाद उम्मीदवार क्यों नहीं लड़ सकते। फिर इसमें यह भी एक बात आई कि इतने पैसे किसके पास हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ सके। लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में छोटा हल्का होता है, वहां पे पॉसिबल है इस तरीके से कि लड़ सके। मैं एक एग्जांपल, एक अच्छी एग्जांपल एक दूंगा कि 2 मई को बरतानिया में लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हुआ। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी के 450 उन्होंने अपने उम्मीदवार या अपनी सीटें लूज की हैं। उसकी वजह क्या है? ये पॉलिसी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो जमहूरी तरीका इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में पिछले कई टर्म से जो है वो एक दूसरे को कबूल नहीं किया उन्होंने, और अपनी हार को तस्लीम नहीं किया, और आने वाली कोई भी हुकूमत हो उसको एक काम करने नहीं दिया। क्या ये ऐसा चलेगा? और क्यों इतनी गुर्बत और नए मसाइल से हमारी जो हुकूमत है कर्ज में फंसती जा रही है। IMF नई से नई शर्तें लगाता है, और इस तरह हम चलते हैं जाहिद नज़ीर भट्टी साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कई तजर्बात देखे और कि ये भी होंगे गालबन, और उनका परवेज मुशर्रफ से भी उनका बड़ा अच्छा तल्लुक रहा, और एक तजर्बा कोयटे वालों ने भी बड़ा आजमाया। सब ने आजमाया कि परवेज मुशर्रफ के टाइम पे जो लोकल गवर्नमेंट का हुआ था वहां पे हमने एक मुस्लिम अपने काउंसलर को भी दिया था और एक क्रिश्चियन को भी दिया था। वो एक मूवमेंट थी। तो मैं ये चाहूंगा कि ये बताइएगा इन तजर्बात में, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप डुअल राइट की भी बात करते हो कि हमारे पास डुअल राइट है। अब आप, जब बात हो रही थी कि आज़ादाना इलेक्शन में कुछ मुश्किलात है पैसे की, आप क्या कहना चाह रहे हो? मौजूदा इलेक्शन आपको ठीक लग रहा है, आपकी समझ में आती है, या हमारे लोग क्यों कामयाब नहीं हुए कि इसको ट्रैक को या इलेक्शन को चेंज किया जा सके? जी जाहिद नज़ीर साहब। जी जनाब। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं शॉर्ट सा तारुफ कराऊंगा कि जाहिद नज़ीर भट्टी मेरा नाम है। सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। पिछले 30 साल से मैं लाहौर में हूँ। मैंने स्टार्ट दिया था नून लीग से। नून लीग में मैंने कुछ अरसा काम किया यूथ के अंदर। मैं कैप्टन सत्तर साहब की टीम के साथ उनका एडवाइजर था। उसके बाद फिर मैं 2-3 साल कोशिश की जो हमारे राइट्स पर बात हो वो ना कर, जो वो राइट्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी इस पार्टी की, तो मैं इससे आउट हो गया और पाकिस्तान माइनॉरिटीज यूनिटी काउंसिल की बुनियाद रखी। पाकिस्तान माइनॉरिटीज यूनिटी काउंसिल जो है ये सियासी जमात नहीं है, ना ये NGO है। ये जस्ट लाइक जैसे PDM बना था, ये एक लीडर्स का इत्तेहाद है कि आप अगर कौमी सोच रखते हैं, और ये सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है, तमाम अकलीतों के लिए है। तो इस पे हमने कुछ काम किए हैं, लेकिन वो क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है, जिसमें हमने स्टूडेंट एडमिशन कोटा करवाया।
और इसमें जो 2020 में आके जो हमने 18 में एप्लीकेशन मूव की थी, और जो जनरल काउंसलर था उसको भी पंजाब में हमने इलेक्शन से करवा दिया था पीटीआई के टाइम में। लेकिन उसमें फिर जो नई हुकूमतें बनी उन्होंने कुछ फिर चेंज किया। अभी दोबारा पंजाब के अंदर जो काउंसलर के लिए हमने दोबारा एप्लीकेशन मूव कर दी है, क्योंकि बल्दियात का जो निज़ाम है उस पर मरियम नवाज साहिबा ने ऑर्डर दिया है कि इस पर फौरी तौर पर काम किया जाए। तो शॉर्ट बात यह है कि देखें जी कि जो निज़ाम रहे हमारे अकलीतों के लिए, क्योंकि हमने अपनी अकलीतों की बात करनी है, तो इसमें भट्टो साहब के टाइम में था वन मैन वन वोट, कि एक शख्स एक वोट डालेगा। जैसा कि आज भी यूके में, अमेरिका में, हर जगह पे है, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि किसका किस मजहब से तल्लक है, किस फिरके से तल्लक है। लेकिन उसमें यह था कि पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक बंदा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो सिंध से सिर्फ कौमी असेंबली में गया। 4 असेंबलियों में कोई माइनॉरिटी का बंदा इलेक्शन जीत कर ना जा सका। उसके बाद फिर जो है 1973 का जब आइन बना, तो फिर वहां पे जब ये चीज सामने आई कि हमारे यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पर तो जट जो है वो आरई को वोट नहीं डालता, आरई शिया को नहीं डालता, इस तरह के उनके आपस के इतने इख्लाफात हैं। तो फिर खास तौर पे जो हमारे माइनॉरिटीज थे इनको, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो वोट नहीं डालती, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 1973 के आइन में फिर ये गुंजाइश निकाली कि किसी ना किसी तरह से हम अकलीतों को असेंबली में लेके जाएं। तो उसमें फिर सिलेक्शन की जो सीटें थी वो 1974 में, वो 74 या 75 में ये दे दी गई थी। वो 5 या 6 लोग थे कौमी असेंबली में, सबाई की मुझे काउंटिंग का नहीं पता। ओवरऑल ये है कि जियाद साहब का टाइम आ जाता है तो उस वक्त एक निज़ाम आ चुका था इनका जो है अहमदिया फिरके का, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जुदागाना दिया ताकि अहमदियों को कट किया जाए, ताकि वो जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन ना लड़ सके और ऊपर की सीटों पे ना आए। तो उसकी वजह से, क्योंकि उनको इकलियत करार दिया था, जो कानून बनना था वो सिर्फ अहमदियों का नहीं बनना था, तमाम अकलीतों को उसमें रगड़ा लग गया और जुदागाना इलेक्शन हमें मिल गया। और ये जुदागाना इलेक्शन चलते चलते मेरे ख्याल 23 या 25 साल तकरीबन चलता रहा। ओवरऑल हम सब जानते हैं कि जुदागाना के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम थे कि उसमें सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो ये था कि हमारी जो आपस में मजहबी हम-आहंगी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि हम हमारे पास वोट डालने का राइट नहीं था और उनको हमारा वोट चाहिए नहीं था। इसलिए जो जनरल सीटों के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तो मुसलमान जो है वो हमारे पास वोट लेने के लिए नहीं आया। इस तरह एक नस्ल पूरी पैदा हुई जो 23-24 साल में पैदा होने से लेके, और उनको पता ही नहीं था कि जो जनरल सीट पे वोट डालने की क्या अहमियत है। ओवरऑल ये कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आते हैं तो इन्होंने आके, इस वक्त कुछ लोग एनजीओ ने कंपेन भी की है इस पे कि भाई इतना बड़ा हल्का होता है, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, और ये हमारा जो रिजल्ट है ये 6ठे दिन जाके आता था। और यहाँ पर तो 2 घंटे में आपको जानते हैं पाकिस्तान में क्या से क्या हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन था कि 6ठे दिन जो रिजल्ट आए वो दुरुस्त हो। तो परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में जो काबीना बनी थी उसके सामने जब ये उन्होंने अप्रूवल दे दिया और इस पे ये फैसला हुआ कि हम इनको सबसे पहले कौमी दायरे में लेके आए और इनको जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का राइट दें, और उसके साथ इनको वोट का राइट भी दें, और जनरल सीटों पे ये इलेक्शन भी लड़ सके जो आज तक मौजूद है। इसके साथ जब हमारे जो लीडरान थे उस वक्त के, उन्होंने एप्लीकेशन दोबारा मूव की कि जनाब ये निज़ाम तो हमारे पास पहले भी था और इसमें हम जीत के नहीं आ सकते, तो हमें फिर हम असेंबलियों में नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने एक अजाफी राइट हमें दे दिया, जो अजाफी सीटें हैं वो हमें दे दी कि ठीक है आप जनरल सीटों पे भी इलेक्शन लड़ें, और आपका जो सिलेक्शन का निज़ाम है उसके आपके नुमाइंदे जो है ना पार्टियों की तरफ से भी चले जाएंगे। जी, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, कुछ सवाल ऐसे पैदा हो चुके हैं। सलमान साहब आप बात कीजिएगा। एक तो कौमी दायरे की इन्होंने फिर बात की, फिर इन्होंने बात की सिलेक्शन। ऐसे लगता है जैसे ये सिलेक्शन के हामी हैं। क्या आप समझते हो कि आज के ये बंदे या वो जो सिलेक्शन में इलेक्शन के थ्रू आए थे, इनमें दोनों में क्या फर्क है? कोई काम हो रहा है? फिर अगर काम ये सिलेक्शन वाले कर रहे हैं तो इलेक्शन की क्या जरूरत है डिमांड करने की? थैंक यू सो मच सैमसन साहब। मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री करूंगा इन चीज़ों के ऊपर कि जो हमारा यहाँ पे मौजूदा निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी जो है वो खामियां हैं। सबसे पहले जो चूंकि जाहिद साहब ऑलरेडी काफ़ी ब्रीफ पिक्चर दे चुके हैं तो मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मुशर्रफ साहब से 2002 से इस बात को शुरू करूंगा कि जो जुदागाना इंतखाब था उसको ख़त्म किया गया और कोशिश की गई कि जो लोग मजहबी अक़लियतें हैं जो कौमी धारे से कट चुकी हुई थी उनको मजहबी एक एक्स्ट्रा वोट दिया गया और उनको एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम दिया गया और कोटे का सिस्टम दिया गया। लेकिन इसके अंदर जो है ना खामियां बहुत सारी हैं।
क्योंकि इसमें मेरिट का कोई निज़ाम नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो मुकम्मल इख्तियार है, चूंकि ये आर्टिकल 226 की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्टिकल 226 के अंदर ये बड़ी क्लियरली तौर पर लिखा हुआ है कि ऑल द इलेक्शंस एक्सेप्टेड देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शुड बी और शैल बी कंडक्टेड बाय द सीक्रेट बैलेट। तो वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे शेल बी कंडक्टेड बाय द सीक्रेट बैलेट। एक तो ये कि ये सबसे पहले हमारे उस आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात ये आती है कि ये एक डिक्टोरियल किस्म की जो पावर्स है वो पार्टी को दे देती है। हम अगर पाकिस्तान मूवमेंट को पढ़ते हैं और हम अगर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो एक वाइसरॉय का सिस्टम था। अगर हम मिंटो मॉले रिफॉर्म्स पढ़ते हैं या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ते हैं, उसमें जो इख्तियार होता था किसी को भी अपनी कैबिनेट के अंदर लाने के लिए, वो प्योरली जो है वो वाइसरॉय साहब के पास होता था और वो अपने मनपसंद बंदों को जो है वो लेकर आते थे। सो अब हम देख रहे हैं कि वो 18 सेंचुरी का जो कानून था वो स्टिल, अगर हम कहते हैं कि हम अगर वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर हैं, तो उस सिलेक्टिव लोगों को जो है वो लेकर लाया जाता है, जो कि अवामी नुमाइंदे नहीं होते बल्कि वो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। और अगर हम इसे अगर अंदाजा कर लें, अगर हम पिछले 2 डेकेड्स के अंदर 2002 के बाद से जब से ये निजाम राइज हुआ है, सिर्फ शहबाज भट्टी साहब थे, उनके अलावा कोई ऐसी बड़ी जो है हम लेजिस्लेशन नहीं करवा सके अभी तक। रिलीजियस मैटर हैं, अंडर एज मैरिजेस के मैटर्स हैं, बजट के मैटर्स हैं। तो इन सारी चीजों से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि ये जो सिस्टम अभी जो यहाँ पर नाफिजुल अमल है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग आते हैं वो अवामी मैंडेट से नहीं आते हैं और वो पार्टी के ही नुमाइंदे होते हैं और वो पार्टी के इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं। उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं, अगर हम आजाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि हम इस चीज को जो है वो कॉन्टेस्ट करना चाहें, देखिए, जो कौमें होती हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं करती, ये सलाइन एक्सक्यूजेस होते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है। कि जब तक देखें, अगर हमने अपनी कौम को तरक्की देनी है, अपनी यूथ को आगे लेकर आना है, जिन मसाइल के आज हम सामना कर रहे हैं, रिलीजियस हमें आज़ादियां हासिल नहीं है, इसी तरीके से हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है, 12 साल 13 साल के बच्चे निकल जाते हैं। तो अगर हमने इन तमाम चीजों को करना है तो हमें वो लोग चाहिए जो इलेक्शन के जरिए से आए और जिनके पास जो है वो मैंडेट हो। लेकिन ये जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी अगर हम लड़ते हैं, मैं पूरे पाकिस्तान में भी, चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर हम एक अलग पर्सपेक्टिव में रहते हैं, यहाँ पर कौम है, कबीले हैं और यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म बहुत ज्यादा है। जैसे कि जायद साहब बोल रहे थे कि अराइन जो है वो जट को वोट नहीं करता, तो बीइंग अ मुस्लिम वहां पर इतने डिफरेंसेस हैं। और वैसे भी आपको पता है कि मतलब कुछ चूंकि अब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कौमों के अंदर बड़ा जरूरी होता है कि हम खुलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करें। यहाँ पर हमें पता है कि ऑलरेडी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें काफिर भी कहा जाता है और एक जॉब के हवाले से जो लफ्ज हमारे लिए अदा किया जाता है। तो आप इस पर्सपेक्टिव में कैसे सोच सकते हैं कि हम आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर काफी बड़े बड़े हमारे कॉलोनीज हैं, मोहल्ले हैं या पूरे पूरे गांव जो हैं वो क्रिश्चियन है। वहां पे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे इतना बड़ा वोट बैंक है। अगर हम एवरेज काउंट करें यहाँ पर कोयटा सिटी के अंदर, कोयटा चूंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कैपिटल सिटी है बलूचिस्तान का, यहाँ पर जो आबादी के जो बड़े बड़े हमारे मोहल्ले हैं या आबादियां हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है या शहरों के अंदर वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एवरेज, अगर बहुत बड़ा भी अगर कोई मोहल्ला है तो 5 से 7 हजार वोट या मैक्सिमम अगर कर भी लेते हैं कि आपके साथ अगर वो इंक्रीज भी हुआ है तो 7-8 हजार से ज्यादा वोट जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। और अगर कॉन्टेस्ट किया भी जाए और अगर सारे लोग उसे कॉन्टेस्ट अगर वोट करें भी, तो ये हमारे लिए टेक्निकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीर लड़ते हैं, नवाब लड़ते हैं, सरदार। जी जाहिर साहब, जी जी आपने एक बात की कि जो मौजूदा निज़ाम है वो ठीक है, फिर ये जो सिलेक्शन सिस्टम है जो पार्टियों के मंजूर नज़र होता है वो आ जाता है, ये फिर किस जी तरह जी मंजूर, ये काबिल जी कबूल नहीं है। इसमें मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी कि देखें, जब हमारे नुमाइंदे कोई 23-24 साल तक इलेक्शन लड़के आते रहे, जी ठीक है, तो उसका निजाम क्या था, वहां से हमें बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, जरा गौर करने की जरूरत है कि जब इलेक्शन वो नहीं, लड़के आप आते थे आप मुझे तो ये बिल आखिर। बताइएगा, थोड़ा ये बताएं कि जो पहले का था आज वालों ने नयापन क्या किया, जो मैं उस सिलेक्शन। आपने जी जी मैं वही बात करने, थोड़ी सी शॉर्ट सी बात है, उससे बहुत सारी बातें क्लियर हुई। जो इलेक्शन लड़के आते थे बिल हम्म, आखिर वो भी सियासी बड़ी पार्टियों के आगे बिक जाते थे, उनसे पैसे लेते थे और मरी के होटलों में जाके स्टे करते थे। जैसे ही वजीर आजम का वोट डल जाता था तो वो अपने घर आते थे। तो जो इलेक्शन लड़के आते थे वो भी पार्टियों के लोग थे। और अब भी अगर हम जुदागाना की तरफ जाएं या ड्यूल वोट की तरफ जाएं, वो एक अलग इशू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़ के आएंगे, सोचना यह है कि वो जब असेंबलियों में जाएंगे क्या वो पार्टियों का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या वो जितने खर्चे किए हैं वो पार्टियों से पैसे नहीं लेंगे। तो जब इलेक्शन लड़के भी इन्होंने जाके पार्टियों की गोदी में बैठना है
तो फिर ये मौजूदा जो सिलेक्शन का निजाम है, इसमें क्या खामी है? इसमें जो थोड़ी खामी है उसको दुरुस्त कर लेते हैं। नहीं, वो कौन जी दूर मेरी बात करेगा, कंप्लीट कैसे होगी। दूर होएगा? वहां तो मेरिट कोई नहीं है। वहां तो जो वर्कर हैं, सियासी वर्कर हैं, वो ही आ रहे हैं। कई तो दो दो तीन तीन टर्म भी वो ही आ रहे हैं। और अगर उनके जी काम पे चले जाओ तो क्या काम है उनका? अब जी। कहने का मकसद मेरा यही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गलत हैं। सबसे पहली बात है मैंने की है कि जो इलेक्शन लड़के भी आते थे हम्म। वो भी क्योंकि पार्टियों का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब वो भी पार्टियों का इलेक्शन लड़के पैसे खर्च करके पूरी कौम को ख्वार करके जब वो भी पार्टी के साथ बैठ जाते थे, तो फिर ये जो सिलेक्शन वाले हैं इनको ही क्यों ना कबूल कर लें। रही बात कि इस ना ना निजाम ना में ना ना, बेहतरी लाई, बात इस असल में निजाम में बेहतरी लाई जा सकती है। जाहिर साहब बात ये हो गया कि पार्टी अपनी टिकट पे क्यों लड़ा नहीं सकती? क्या कौन सी ऐसा है जब कानून कहता है आपका कि कोई भी, चाहे खवातीन की कोई भी सीट है, वो उसके बैलेट बॉक्स के जरिए, खुफिया बैलेट बॉक्स के जरिए ही जाना चाहिए, तो फिर क्या कबाहत है? क्यों इस तरह जी होता है? तो मैं जी। समझता हूं कि जो आज का हमारा पॉइंट था, अभी आपका क्वेश्चन उस पे आया है कि देखें, अगर कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं दे रही तो हम्म। कोई पार्टी को ये होता है कि अगर हम किसी अकलीती बंदे को टिकट देंगे तो हम सीट हार जाएंगे। सीट हारने के बाद कोई पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो जानते हैं कि जब अकलीती बंदे को खड़ा किया जाता है तो मेजोरिटी उनको वोट नहीं डालती। वो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करते हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ। लेकिन ये जो हमारे पास जो निजाम आ रहा है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट के हल्के छोटे हैं, यहाँ पर पार्टियां टिकट दे रही हैं। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये बहार कॉलोनी के तकरीबन 50 साल हो गए बने हुए। ठीक है, 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब हुआ तो उसमें मैंने प्रॉपरली इस पे फाइट की कि हमारा बहार कॉलोनी का चेयरमैन क्रिश्चियन होगा इस दफा। तो उस पे हमने नून लीग से भी टिकट लिया, फिर पीटीआई ने भी क्रिश्चियन को टिकट दिया, फिर नून लीग वाला जो बंदा था वो जीता। लेकिन ओवरऑल ये है कि दो बड़ी पार्टियों ने क्रिश्चियंस को टिकट दिए। और ये जो बाहर कॉलोनी की आबादी है ये तकरीबन 50% मुस्लिम और 50% क्रिश्चियन हो चुकी है। ठीक है, हम्म। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बड़े एरियाज हैं हमारे जनरल सीटों के, वहां पे हमारे लिए पूरे पाकिस्तान में मुझे तो कोई एक एरिया भी नजर नहीं आता जहां से एमएनए तो दूर की बात है, हम एमपीए भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, और उसकी वजह एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि जो काम मैं कर चुका हूं। जो जहानाबाद का एरिया, ये पाकिस्तान में क्रिश्चियनों की सबसे बड़ी आबादी है। और जिस लीडर को देखे हम माइनॉरिटी, जो हमारा क्रिश्चियन लीडर है वो जहानाबाद की बात करता है। जहानाबाद में 2018 में मैंने टिकट दिलवाया परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी की तरफ से। जनरल सीट पे एमपीए का टिकट यूसुफ शौकत दयाल साहब को दिया गया। इस तरह यसूफ भट्टी को एक टिकट दिया गया वाल्टन रोड पे। इसी तरह बहार कॉलोनी का जो हमारा ये वाला हल्का लगता है, एमपीए के लिए हमारा यूहन्ना सादिक लड़का था। 3 टिकट मैंने दिलवाए और पार्टी फंड भी दिलवाए तकरीबन 12-12 लाख। लेकिन यूहन्नाबाद को सिर्फ फोकस कर ले, टोटल वोट जो पड़ा था वो 500 था। तो हमारे अपने लोग अपने बंदे को वोट नहीं डाल रहे। और इसमें परवेज मुशर्रफ को किसी हद तक हमारे क्रिश्चियन पसंद भी करते थे और उसके बावजूद वोट नहीं डाला। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि एमपीए का जो हल्का है ये बड़ा हल्का है, इसमें हमारे लोगों के पास इतना फाइनेंस भी नहीं है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अभी आगे पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन आ रहा है, इस पे जहां जहां हमारे गांव हैं बड़े, 424 है, इस तरह से हमारा मार्टनपुर है और है यूहन्नाबाद है, यहां से हम अपने चेयरमैन खड़े करें। और उसके साथ मिनॉरिटी काउंसलर के अलावा हम जनरल काउंसलर जो है वो खड़े करें। तो हम जब बल्दियात में, ये जो इसको बल्दियात तो बेसिकली नहीं होता, इसको बल्दियाती निजाम हमारे ज्यादातर लोग बोलते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में अगर हम अचीवमेंट हमारी अच्छी होती है तो आगे चल के हम बड़ी पार्टियों को कह सकते हैं कि जनाब जहानाबाद से हमारे 2 चेयरमैन जीते, क्योंकि तकरीबन 2 चेयरमैन आते हैं उस एरिया से, तो आप हमें टिकट दें कि हम जीतने वाले लोग हैं। हम पहले कोई एग्जाम्पल बने, हम जो छोटा इलेक्शन है हमारा जिसका एरिया छोटा है उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। ठीक, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन हम जब आया था, ये 2000 की बात है जब ये जुदागाना ख़त्म हुआ था, फिर जी 2002 में इम्प्लीमेंट इसका हुआ। तो हम यही कह रहे थे कि इस मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है कि सिलेक्शन सिस्टम है, इसमें अबहम बड़े हैं। आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में जो है वो बाकायदा उसकी चर्च से मुख्तलिफ उन्होंने, भुट्टो साहब ने उनकी सारी जो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तब जाके गए थे। अब तो ऐसा होता है कि जो पार्टी में
ऑलरेडी हैं, जो वर्कर्स हैं या उसके साथ अटैच है, वो ही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। अब चूंकि पंजाब से 5 रुकन हैं जो सामने आ रहे हैं, कुछ उनकी लग रहा है, लेकिन फिर भी ये अबहम दूर करना चाहिए कि नहीं, जो सिलेक्शन सिस्टम एक अबहम आ रहा है। ये बिल्कुल इसको दूर करना चाहिए, हम्म, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने एक जनरल सीट पे जो वोट दिया और उसके साथ सिलेक्टेड सीटें दी, हम्म, लेकिन इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। बेहतरी मैंने जो हमने पाकिस्तान माइनॉरिटीज यूनिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे जो पहला सिस्टम रखा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। हम्म, लॉन्ग टर्म तो ये ठीक है जी कि एक तबका हमारा कह रहा है जी कि हमें ड्यूअल वोट दिया जाए। मुझे ड्यूअल वोट का राइट अगर मिलता है कि जनरल सीटों पे भी हम वोट डाल डाल रहे हैं, ठीक है, हम्म, और उसके साथ हमारे अपने नुमाइंदे हल्का बंदियां हो जाए, और गो के हल्के बहुत बड़े होंगे फिर भी, लेकिन उस पर इलेक्शन की लड़ने की इनको चांस मिलना चाहिए, तो हम्म, इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म काम ये है कि जो निजाम मौजूदा अभी पार्टियां कर रही हैं कि वो सिलेक्ट करती हैं अपने लोगों को, और वो उन्हीं को सिलेक्ट करती हैं जो उनके शोल्डर के दाएं बाएं घूम रहे होते हैं। इसमें हम्म, कोई दूसरी राय नहीं है, हम्म, ठीक है। जो सिफारशी भर्ती होती है वह हो रही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ। इसकी बेहतरी के लिए हमने पाकिस्तान माइनॉरिटीज यूनिटी काउंसिल पे मैंने जो अपना प्लान दिया था, उस पर काफी मेरे साथियों ने इस पे एग्री किया है। हम ये चाहते हैं कि हर सियासी पार्टी जो है उसका पूरे पंजाब के अंदर, अब हम पंजाब को अगर फोकस कर ले, एक सूबे की कर ले, तो समझ ले बाकी भी सारा कुछ इसी तरह ही है। उसका हर जिले से लेके नीचे तहसील तक पंजाब की बॉडी उसकी माइनॉरिटीज की बनी हुई है, उसके बाद डिवीजन की बॉडी बनी हुई है, जिले की बॉडी बनी हुई है, और तहसील लेवल तक बॉडीज बनी है। तो मैं समझता हूं कि अगर हर पार्टी जो माइनॉरिटी का नुमाइंदे, जो बॉडीज का जिनको हिस्सा है, वो 12 रुकनी या 13 रुकनी या 9 रुकनी जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको वोटिंग राइट दे दें, तो जो पार्टी के अंदर एक इलेक्शन हो जाए, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, और माइनॉरिटी के जितने डेजिग्नेशन होल्डर हैं, वो जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो वहां पे उनको वोट करें। तो जब वोट में आएगी, उसमें पहली जो, अगर हमारी यहाँ की पंजाब की 8 सीटें हैं, तो पहले 8 बंदे जो होंगे उनको टिकट जारी कर दें, जो इंटर पार्टी इलेक्शन से आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, और इसमें हम बहुत जल्द जो है तमाम पार्टियों को लेटर लिख रहे हैं कि आप अपनी अपनी पार्टियों के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करें, ताकि ये जो मामला है जी कि गलत बंदे को टिकट दी गई है, वो मसला बेहतरी की तरफ आ जाए। ये शॉर्ट टर्म काम ये है। बाकी लॉन्ग टर्म जो है वो तो ये है जी कि हमने, अगर सब दोस्त कह रहे हैं जी कि हमें जनरल सीट के साथ साथ अपने नुमाइंदे को भी वोट डालने का राइट देना चाहिए, तो वो असेंबली के अंदर होना है, वो बाहर नहीं होना। नहीं, ये ठीक है ये ठीक है आपके बकौल। जो मैं सारी गुफ्तगू जितनी हुई है कि वो है कि ये मौजूदा निज़ाम जो है वो ठीक है। एक बात जो समझ में आती है कि लोग अगर पार्टी खड़ी करेगी तो वो वोट नहीं देंगे, ये इसका मतलब है वहां पे मजहबी तासब कूट कूट कर भरा हुआ है जो एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी, अब ये देखें, यहाँ से दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, दूसरे मजहब के हैं, लेकिन लोकल उसको कबूल कर रहा है, लोकल जी। उसको कबूल कर रहा है, वो वोट उसको दे रहा है। वहां पार्टी का सवाल है। तो वहां पे अगर पीपल पार्टी सिंध से हिंदुओं को खड़ा करके उसको कामयाब करवा लेती है, तो यहाँ क्यों तजर्बात क्यों नहीं दोहराए जाते? अगर इतनी देर से अगर इस तरह के तजर्बात दोहराए जाते तो शायद मेरा ख्याल है ये जो मजहबी तासब है वो किसी हद तक जरूर जो है कम होता। या उसके जैसे सपोर्ट होती है कि खुद नुमाइंदे जो है बड़ी जैसे जलसे वगैरह होते हैं किसी भी कैंडिडेट के, बड़ी मेन, तो अगर ये कोशिश की जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाबी की तरफ ना जाता पार्टी टिकट से। अगर इस तरह मखलूत इंतखाबात असल जमहूरियत की तस्वीर है तो जी। इसके लिए कोशिश करनी ये चाहिए कि पार्टी टिकट दे। अगर जी आपकी मैं बात आपकी मान ली बात हमने। के साथ जी। मैं आपकी बात के साथ मुतफिक हूँ। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। नंबर एक है कि सिंध की आपने एग्जांपल दी है। हम्म, सिंध का एरिया जहां से पीपल्स पार्टी टिकट देती है, ये वही है जब वन मैन वन वोट था, उस वक्त भी वहां से हिंदू बंदा जीत के आया, क्योंकि हिंदुओं की उस एरिया में मेजोरिटी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी एरिया में टिकट देती है, एमपीए को भी टिकट वही देगी और एमएनए को भी वो टिकट उसी एरिया में देती है। वो एरिया हम्म, का कंफर्म नाम मुझे नहीं है, इसलिए गलत नाम लेने से बेहतर है कि मैं, लेकिन वो सिंध में एक एरिया है जहां से आप एमपीए और एमएनए निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया कि ये आज का मसला नहीं है, वहां पे मेजोरिटी है हिंदुओं की। अब नहीं, दूसरी मैं बात,
मैं तो आपकी बात समझ गया, आपके बात में लेता हूँ। ये देखे, नईम साहब जो फैसलाबाद से थे, इनकी टिकट पे, पीपल पार्टी की टिकट पे से सबाई जी में, तो जी। क्या वहां बड़ी क्यादत ने जलसा वहां किया था, वहां कोशिश की थी कामयाब करवाने की उनको? अब इसमें अगर आए तो क्योंकि हाँ, उनका टिकट था उसकी तरफ से, पीपल्स पार्टी पीपल की तरफ पार्टी से। की तरफ से, बिल्कुल। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से तो जहां से बिलावल भुट्टो खुद खड़ा था यहाँ पर अपने लाहौर से, हमारे लाहौर कार, से खड़े थे तो जी। यहाँ भी जलसा नहीं किया उसने, कोई ऐसा अच्छा। जलसा नहीं हुआ। एक दफा वो आए और दो चार चर्चेज में गए हैं और वो ब्लेसिंग लेके वापस चले गए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर वर्थ नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का जो हमारे एरियाज में पीछे भी वोट निकलता रहा है वो यही था कि 2000 वोट, 3000 वोट, इससे ज्यादा 5000 वोट से उसका नहीं निकलता। इस दफा बिलावल साहब खड़े थे खुद तो उनका 10-12 हजार वोट निकला है। तो रही बात, अब जब बिलावल साहब को यहाँ पे वोट नहीं मिल रहा तो वहां पर नईम साहब जो कि एक माइनॉरिटी का बंदा था, तो मैं समझता हूँ अगर वो 2000 या 2100 या 3000 वोट ले गया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी। नहीं, जबकि मसीही वोट की तादाद ज्यादा थी, मसीही वोटों की लेकिन तादाद जी ज्यादा मैं थी। समझ गया आपकी बात। इसमें जो बात करने की हम्म जरूरत है, मैंने आपको एग्जांपल दी जहानाबाद की, हम्म कि हम्म वहां पर इतना बड़ा हल्का होने के बावजूद क्रिश्चियन बंदे को एमपी हमने खड़ा किया 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये 2024 में खड़े थे तो उस वक्त हमने 2018 में खड़ा किया। और परवेज मुशर्रफ का हमने लेबल भी साथ दिया कि किसी हद तक मुशर्रफ को पसंद करते थे लोग, क्योंकि उसके काफी सारे हम्म काम हमारे किए हुए थे। जी, मसीही मसीही को वोट नहीं डालता, ये माइंड में रख लें आप। क्यों? हम्म वहां पर बड़ी पार्टियां जाती हैं अपना वोट मांगने, उसमें जब नून लीग आएगी, नून लीग पैसे हम्म बांटेगी, नून लीग आटा बांटेगी, तो वो क्यों वोट देंगे अपने बंदे को? यहाँ एक निजाम, हमारे लोग जो है बिरयानी के प्लेट की तरफ भी देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मसीही लोग हैं इनके पास कितना भी फाइनेंस हो, एमपीए का हल्का बहुत बड़ा हल्का होता है, एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए चाहिए, और एमएनए के इलेक्शन के लिए 25 से 35 करोड़ रुपए चाहिए इस वक्त। तो पहली बात तो यही है कि हमारे पास इन हलकों के लिए, बड़े हल्के एमएनए और एमपी के लिए, इनके लिए हमारे पास फाइनेंस नहीं है। पार्टी टिकट दे भी देती है हम्म। तो क्या हमारे लोग इतना फाइनेंस लगा लेंगे? वो फाइनेंस कौन लगाएगा? फिनांस, ये जब जुदागाना इलेक्शन हुए थे तो क्या इनके पास कितना पैसा था? अजय सालक साहब के साथ इन्होंने लड़ा था इलेक्शन, पूरा देखिए उस पाकिस्तान, वक्त हालांकि जी मैं पूरा आप पाकिस्तान था। जी, अब उसमें देखें कि हमें ये था कि पहली बात ये है कि मसीही ने मसीही को ही वोट डालना है, यानी कि एक दूसरे को मिनोरिटीज डाल सकती थी। वो वोट जनरल सीटों की तरफ जाना नहीं था। उसमें कि हमारा वोट जो जे सालों को जुदागना में डलना था, वो जनरल सीट के किसी और बंदे की तो जरूरत नहीं थी। तो वो मजबूरी थी कि हमारा वोट अपने ही बंदे को डलना था। ठीक है, वो जे सालों को डल गया या तारक सी कैसर को डल गया या किसी और बंदे को डल गया, कि वो एक डायरेक्शन ही एक थी और कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं थी। क्योंकि इस वक्त हमें कौमी दायरे के अंदर है, हम जन्नत सीट पे हैं, तो जन्नत सीट पे आपको राइट तो मिल गया कि आपके पास वोट का भी राइट है, इलेक्शन लड़ने का भी राइट है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा कंट्री बता दें कि किसी से आप जबरन वोट डलवा सकते हैं कि जी आप इस बंदे को डालें? वोट डालने का राइट हर उस शख्स के पास है, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, उसकी मर्जी है वोट डाले या ना डाले। इसलिए वोट को तो हम जबरन डलवा नहीं सकते। उसका वाहिद सोल्यूशन यही था कि यार किसी तरह से, जब तक, अब सदियां लगती हैं जो कौमों को बनते और कौमों को संवरते भी सदियां लगती हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कभी ये निजाम खत्म ही नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि हमें ये सोचना चाहिए, हम जिस पाकिस्तान में बराबरी मांग रहे हैं, वो पाकिस्तान तो खुद दो कौमी नजरिया पे बना, उसके साथ तो उस वक्त सबसे बड़ी माइनॉरिटी की बुनियाद पे बना। तो जो मुल्क ही इस बुनियाद पे बना है कि एक कौम दूसरी कौम को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं मजहबी तौर पे बात कर रहा हूँ, तो ये हम कैसे ये उम्मीद रख लें कि जो मेजोरिटी है वो हमें सारे राइट देगी? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए कोशिश की जा सकती है कि हम कहीं ना कहीं मजहबी हम मांगी पैदा करें कि यार हम आपके साथी हैं, हमारे आबाओ यही पैदा हुए, हम कोई बाहर से दूसरी जगह से हिजरत करके नहीं आए हुए। ठीक है, तो इस पे हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि हमारे बंदे को वोट डालो। टिकट की आपने नहीं, एग्जांपल दे लिया, मैंने 3 टिकट हमने दिलवाए, एक आपने अपना फैसलाबाद वाले की डिस्कस कर ली है, चले जी अगली दफा कोशिश करके टिकट और दिलवा देंगे। वोट कौन डालेगा, पैसे कौन खर्च करेगा? क्योंकि इस जब एमपीए का इलेक्शन लड़ना, ये माइंड में रखना है कि 20 करोड़ की जरूरत है, 15 से 20 करोड़। असल में ये जो जायद साहब, पैसे की बात है, असल में हमारी कम्युनिटी काफी अरसे से शोर शराबा तो डाल रही है।
सियासी जी बहुत सारे लीडर, हमें बहुत सारे लीडर जी ऐसे ऐसे लीडर नजर आते हैं जो किसी को कबूल, आपस में नहीं कबूल करते किसी को। जी ठीक है, कैसे इनकलाब आएगा? इंडिया भी तो उसी उसमें तासब का शिकार है, लेकिन वहां पे वजीर दफा भी क्रिश्चियन बनता है, वहां जी दूसरे भी आते हैं, वहां पे इतना तो नहीं है। पाकिस्तान में ही इतना तासब क्यों है? और हमारे जो अपने क्रिश्चियन लीडर हैं क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ठीक है, आज आज माजरत के साथ नाजरीन, चूंकि ज्यादा डिबेट नहीं हो सकी, बात यक तरफा, मेरे ख्याल से यक तरफा एक तरफा बात हो सकी है, लेकिन हमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है कि हमारे, अगर ये जाते हैं सिलेक्शन के ही जरिए समझा जाता कि ठीक है, लेकिन पावर तो उनके खुदा न खास्ता उनके पास होनी चाहिए, या बेहतरी से कोई हल निकालने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा मैसेज दें ताकि फिर हम इजाजत लें, जाहिद साहब। जी। तो इसमें मेरा मैसेज ये है कि एमएनए और एमपीए की जो इलेक्शन लड़ने की दौड़ है ना, हम्म जो मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हम्म उससे हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि ना तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, और इसकी इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं फिजिकली। मैंने आपको बताया कि हम ये काम करके देख चुके हैं। और मसीही भी मसीही को वोट नहीं डालता। मेरा जो है अगला जी। नेक्स्ट ये है कि अब आ हाँ। रहा है पंजाब के अंदर, पंजाब का मतलब है आधा पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब के अंदर तकरीबन 6,500 यूसी है। अब नई यूसियां बनने लगी हैं, तो हल्के और छोटे हो जाएंगे, यूसियां और बढ़ जाएंगी। तो क्योंकि इस पे मेरा काफी वर्क हुआ, क्योंकि मैंने पीछे क्योंकि इस पे काम किया, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी यूसियां जहाँ पे माइनॉरिटी का वोट नहीं है, हम्म को क्रिश्चियनों की वहां पर रहाइश नहीं है, इसलिए नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि 6,500 में से 2,500 यूसी में अगर हमारा माइनॉरिटी का कोई बंदा नहीं है, लेकिन 4,000 यूसी के अंदर आपके लोग मौजूद है, जहां से कम आपका अकलीती काउंसलर निकलेगा। इसी तरह 50 से 60 एरियाज ऐसे बनेंगे, शायद 100 से भी ऊपर हो जाए हम्म पंजाब के अंदर। जिस तरह मैंने बड़े बड़े हमारे गांव हैं, हमारी बड़ी आबादियां, वहां से हम अपने चेयरमैन खड़े करते हैं। ठीक है, जी। अगर एक दफा हमारे चेयरमैन जीते हैं, जैसे बहार कॉलोनी से चेयरमैन नून लीग का जीता था, और इस दफा भी चेयरमैन का टिकट क्रिश्चियन को ही मिलेगा। इसी तरह योहानाबाद से भी जो टिकट हैं वो नून लीग की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, पिछली दफा पीटीआई का जीता था वहां से, और इस दफा भी टिकट उनको दिए जाएंगे। क्यों? पार्टियां भी जानती हैं कि हल्का छोटा है, और इतना फाइनेंस ये लगा लेते हैं, और इनकी स्ट्रगल जो है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियों की जरूरत नहीं, पैदल वॉक पे आप यूसी के एरिया को हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि 100 के करीब हम चेयरमैन निकाल सकते हैं पंजाब के अंदर, जो क्रिश्चियन चेयरमैन है एरियाज हमारे, हम्म और 4,000 काउंसलर। ठीक है, वो तो माइनॉरिटी काउंसलर है, वो आना ही आना है, वो किस पार्टी का आ जाए उससे। उसके अलावा जहां से हमारा मैं जो 100 अगर चेयरमैन हम निकाल रहे हैं, तो वहां के उसके नीचे 6 काउंसलर होते हैं। वहां से मैं समझता हूँ अगर 3 काउंसलर मुस्लिम आए, और 3 काउंसलर जनरल काउंसलर जो है वो क्रिश्चियन आए, ठीक है, तो तकरीबन ये अब 3 के हिसाब से 100 को, जो 300 मनोर जो है जनरल काउंसलर भी आप मसीही ला सकते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद हमारी आ जाएगी, तो फिर मैं इस मतलब के स्ट्रगल में हूं कि हम पाकिस्तान माइनॉरिटीज यूनिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे, जो कि इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म है, इन सबसे राब्ता करेंगे, और राब्ता करने के बाद हम इनके इजला में जाके मीटिंग्स भी करेंगे, और फिर हम नया प्लान देंगे कि जी, जिस तरह हमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ना, इसमें हमारे नुमाइंदे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और हमारी ये कोशिश है कि हम अपना नुमाइंदा जो है काउंसलर का, उसको दोबारा इलेक्शन से लें। ये मेरी फाइट हो रही है, अभी जो नया मसवदा बन रहा है उसमें हम अपना काउंसलर दोबारा इलेक्शन से लेंगे। तो अगर हम नीचे अपने काउंसलर हमारा इलेक्शन से दिया है, तो इसी निजाम को आप एमएनए और एमपी के ऊपर ले जाए, लेकिन पहले हम नीचे मिसाल कायम कर लें। जब हम एक एग्जाम्पल बन जाएंगे कि भाई यहाँ पे ये लोग अपना वोट लेते हैं, और इतनी इनकी पावर है, इतने लोग ये खड़े हुए हैं और इतने जीते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें वो सेकंड स्टेप में जो है एमपीए और एमएनए के जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें हुई। और नाजरीन, हमारी बात ही बहुत सारे लोगों का अब कांटेक्ट जरूर होगा हमारे साथ, लेकिन मैं नाजरीन आपसे ज़रूर कहूँगा
कि हमारी कोशिश ये थी कि एक डिबेट की शक्ल ये इख्तियार करता। मौका बहुत अच्छा है, जाहिद साहब ने बात की है, बेशक बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ये जो शोर ये एक सुनते हैं हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, अब भी आवाज़ें तो हैं, लेकिन मौक़िफ़ को अमली जामा पहनाना इतना आसान काम नहीं। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट को भी इस सतह पे सोचना चाहिए, बड़ी सतह पे, कि जो भी सिलेक्शन होती है या वो बड़ी फेयर किस्म की हो, वाक़ई वो एक अवामी नुमाइंदा हो या उसके पीछे एक अवाम हो, उनको पता हो उसका किरदार, उसके सब कुछ कि वो किस तरह था। अननोन लोग आते हैं तो ज़ाहिर है फिर कई दफ़ा आवाज़ें ये भी आई हैं कि ये खैराती सीट है, ठीक है? जी खैराती सीट है, तो खैराती सीट का कोई फिर इस तरह की बात भी ना करे, इस तरह की कि कोई ना कोई हमें ज़रूरत है, हुकूमत को भी ज़रूरत है कि बेहतर तरीके से जो अक़लियतें हैं, वो अपनी नुमाइंदगी को पूरा कर सकें। इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि आप तक एक अच्छी गुफ्तगू जो है पहुँचा सकें, और अब आपका ही फैसला कि आप किस हद तक मुत्तफ़िक होते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब, आपका आपने वक़्त दिया, तो बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।